ज़रा दुख नहीं। कल एक नई कुछ चीज़ पढ़ा था नया, वो आज हमको इम्प्लाई करना है नहीं। क्या पढ़ा था कल? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एक नई चीज़ पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनका, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन और किसमें? फ्लोरीन में। क्या पढ़ा था? बस क्या होता है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो 2p z ऑर्बिटल होता है, सिग्मा 2p z, ठीक है, उसकी एनर्जी पाई एक्स और पाई वाई से कैसी रहती है? कम, है कि नहीं? और डायटोमिक जो दूसरे रहते हैं उसमें सिग्मा 2p z की जो एनर्जी है वो कैसी रहती है? थोड़ी ज़्यादा रहती है, पाई एक्स और पाई वाई से कैसी? ज़्यादा। बस इतना अलग पड़ा था, है कि नहीं? ठीक है, तुमको बनाना है, क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, बना के दिखाओ बच्चों, बना के दिखाओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो तीन समझाए ना तुमको, है कि नहीं? समझाए कि नहीं समझाए? बताओ। यही पढ़ा था क्या? हाँ सॉरी, उल्टा बता दिया तुम। O2 और F2 में सिग्मा 2p z की एनर्जी कैसी रहती है? ज़्यादा, पाई एक्स और पाई वाई के कंपैरिजन, पाई पी एक्स और पाई पी वाई के कंपैरिजन सिग्मा पी जेड। और बाकी सब में सिग्मा पी जेड की एनर्जी कैसी रहती है? कम। और पाई 2p x और पाई 2p y की वैल्यू इसके कंपैरिजन में कैसे रहती है? ज़्यादा, है कि नहीं? अब इसका इसके कन्फिग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़, अच्छा बताओ कैसे लिखेंगे इसका एमओ डायग्राम? कैसे लिखेंगे बताओ? O2 का, H2 और F2 का बताया था ना तुम, O2 का कैसे लिखेंगे बताओ? कैसे शुरुआत करेंगे? तो ऐसा बनाऊंगा, ठीक है कि नहीं? थोड़ा बड़ा रखती हूँ तो आइडिया आया हो ना कल जो जो भी बकर किया इतने दिन, है कि नहीं? सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता होना चाहिए, सिर्फ ओ का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 6, क्या है कि नहीं? अब ये पी कौन सा हो सकता है? एक 2p x हो सकता है, एक y हो सकता है, और ये 2 चार है, यानी इसमें दो होंगे, नहीं क्या? तो एक ऑक्सीजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले क्या है? 1s2। यहाँ बॉक्स बनाओगे, क्या लिखोगे यहाँ पे? 1s। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहेगा? सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल? 1s, कि नहीं? ठीक है, फिर के बाद कौन सा ऑर्बिटल होगा? ठीक है, फिर उसके बाद पी एक्स के हिसाब से, है ना? जैसे पी एक्स और पी वाई जो है, ये तीनों यहाँ लिख सकते हैं साथ में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्योंकि तीनों की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तीनों की एनर्जी कैसी रहती है? सेम। भले मॉलिकुलर में अलग है लेकिन एटॉमिक में तीनों की एनर्जी कैसी रहती है? सेम रहती है। हम 2p x 2p y और 2p z तीनों को कैसे लिखेंगे? एक साथ लिखेंगे। ऑक्सीजन के लिए भी वैसा ही करेंगे, x py और 2p एक साथ लिख दिया। इलेक्ट्रॉन भरो भाई, 1s में कितने हैं? में भी 2s में कितने हैं? ये वाले ऑक्सीजन में भी 2px में कितने हैं?
वाई में, जेड में, ठीक है। अब क्या बनाओगे तुम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाओगे, क्या है, कोई डाउट है कैसे तुम, ठीक है बनाओगे। तो ये 1s ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो दो प्रकार के क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग रहेगा और एक कौन सा रहेगा, एंटी, तो छोटा बनाएंगे, यूएस के इस पे चले जाओ, ठीक है। बॉन्डिंग बनेगा और एक नहीं, बॉन्डिंग वाले का क्या नाम रहेगा, सिग्मा क्या, और एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने रहेंगे, ठीक है। फिर 2s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। एक का नाम क्या रहेगा और दूसरे का, ठीक है। सिग्मा 2s में कितने रहेंगे और सिग्मा स्टार 2s में, ठीक है। इसमें क्या होगा बता सकते हो तो, पी एक्स और पी वाई, और यहाँ के पी एक्स और यहाँ के पी वाई लैटरली ओवरलैप होगा, है कि नहीं। क्या बनाएंगे, पाई। अब देखो यहाँ कैसे बनाना है, पी एक्स और ये पी एक्स और पी वाई और पी वाई एक साथ लेटरली ओवरलैप होगा। पी एक्स एक बॉन्ड बनाएगा और पी वाई एक बनाएगा, ठीक है। पी एक्स और पी एक्स दोनों जुड़ के एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, पी एक्स और पी एक्स दोनों जुड़ के एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, पी वाई और पी वाई दोनों जुड़ के एक बॉन्डिंग बनाएंगे, और पी वाई और पी वाई एक जुड़ के क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। समझ में, यहाँ तक समझ। फिर उसके बाद pz और pz ये भी जुड़ेंगे, जुड़ेंगे कि नहीं, ठीक है। इसी में जुड़ेंगे ना, यहाँ से आएगा क्या, और pz और जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग और एक कौन सा, एंटी बॉन्ड। pz और pz जुड़ेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, उसका नाम क्या रहेगा, सिग्मा 2pz, और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे उसका नाम सिग्मा स्टार pz, ठीक है। px और px जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, लैटरल, तो क्या बनाएंगे, ठीक है, पाई 2px, और py और pi जुड़ेंगे तो py, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, पाई स्टार, यही होगा। अब बताओ, ये पाई पाई एक्स, ठीक है, और पाई वाई, ठीक है कि नहीं, कितने रहेंगे बॉन्डिंग में बताओ, पाई एक्स में यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो है, ठीक है। और ऊपर में कितने रहेंगे, ऐसा सोच रहे, और पाई वाई में यहाँ पे एक, और यहाँ पे ऐसा, पहले पूरा बॉन्डिंग क्या कर लेना है हमको, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो एक दो, इधर का एक आएगा और इधर का एक, चार सब इसमें होंगे। एंटी बॉन्डिंग में कुछ रहेगा क्या, नहीं, एंटी बॉन्डिंग रहेगा खाली में चार, एंटी बॉन्डिंग क्या रहेगा, खाली। क्या प्रॉब्लम है,
px के 2 है और यहाँ 2 है, ठीक है, बॉन्डिंग भर गया, ठीक है, ये 2 हो गए, 1 2, ठीक है। अब किस में जाएंगे, एंटी बॉन्ड, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे, दोनों की एनर्जी सेम है ना, कि नहीं, तो दोनों के एक साथ 2 तो नहीं भर सकते हो, एक में एक और एक में, ठीक है। 2pz में क्या करेंगे अब बताओ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी, ठीक है। क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, 2s, बस ये बीच का लिखते जाना है ऊपर ऊपर, और कुछ नहीं करना है। आगे क्या है, पाई 2px पाई 2py, ठीक है, और आगे x में 2 है और 2py में कितने हैं, 2। आगे कहाँ गया, 2pz है, 2 है कि नहीं, पाई स्टार 2py, कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 1 1, ठीक है। और आगे 2pz कितना रहेगा, 0। समझ में आया कैसे बनाना है तुमको, ठीक है। देखो जब ऑक्सीजन की बात आई तो जेड वाली की एनर्जी कैसी रहेगी, ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले तुमको एक्स और वाई ऑर्बिटल को कंबाइन करना है। पहले जेड वाला कंबाइन करोगे क्या, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी रहेगी, यानी सबसे आखिरी में ये कंबाइन होगा, सबसे ऊपर ये रहेगा, समझ में। और इन दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी, उससे ज़्यादा कम रहेगी, इसलिए पहले ये कंबाइन होगी, समझ में। जैसे जैसे को 1s की सबसे कम है इसलिए सबसे पहले वो है, फिर उससे ज़्यादा 2s की है, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, पाई x और पाई y की, उससे ज़्यादा किसकी है, सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz, समझ में है, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन में ये जो 2pz वाली जो बात है, ठीक है, ये जो 2pz वाली जो बात है, ठीक है, वो कैसी है, ज़्यादा, समझ में आया, ठीक है। तो हाँ, जब तुमको मैंने पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या पढ़ाया था, वैलेंस बॉन्ड, उसमें हमने बोला था कि ऑक्सीजन में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, पढ़ा था ना। इसलिए वो कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगी क्या, नहीं। वो वीवीटी के अनुसार है कि जब वो बॉन्ड बनाता है, O2 मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाता है, अभी बताती हूँ, देखो वीवीटी के अनुसार क्या बोल रहा है, जब O2 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं, कौन से, O2, 1 2 3 4 5 6 5, 2 बॉन्ड बन जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड है क्या, सबके सब कैसे हैं, पेयर्ड। ये वीवीटी के हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हर एक इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, पेयर्ड, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है क्या, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से पास नहीं होगी। जबकि अब भी तुम लोगों ने जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तुमको, दिखे कि नहीं, यहाँ पे दिखे ना, एक्स और वाई में दिख रहे थे ना, यहाँ देखो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, यानी वीवीटी के हिसाब से ये क्या बता रहे हैं, डायमैग्नेटिक, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल के हिसाब से क्या दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया, समझ में आया तुमको, वीवीटी का लिमिटेशन पढ़ा था ना, वीवीटी के लिमिटेशन में क्या बोला था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या रहता है, डायमैग्नेटिक बताया वीवीटी में, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सबको, कैसे लिखना है, देखो सेम टू सेम जैसे वहाँ लिखा था वैसा ही है, चला गया क्या, हाँ, समझ में आया, और लिख दिया। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वही देख के लिखना है तुमको जो डायग्राम तुमने बनाई, और बॉन्ड ऑर्डर देखना है कि बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने, गिनो बॉन्डिंग में कितने हैं, ये बॉन्डिंग है सिग्मा 2 2,
दो दो चार दो छः, दो आठ, दो 10। बॉन्डिंग में कितने हो गए? 10। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तुमको। क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बीओ क्या होता है? बीओ का फॉर्मूला कल पढ़ाया था ना? Na माइनस Nb अपॉन 2। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ऐसा तुम बोल रहे हो? तुम ही तो बोले। नहीं, तुमने यही बोला। हाँ, तो बॉन्डिंग में कितने हैं? दो दो चार दो छः, दो 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने बताओ? ये दो। एंटी बॉन्डिंग जहाँ स्टार दिख रहा है वो क्या होगा? एंटी। तो 4। ठीक है, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 इज इक्वल टू, यानी ओ और ओ के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2। देखो लिखा भी है कितने बॉन्ड है। समझ में आया? ऐसे तुमको आने चाहिए बनाने। समझ में आया क्या? पूरा मैंने ही पढ़ा दिया तुमको। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, और ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड है। समझ में आया सबको? तो इजी है, यही सब लिखना है तुमको। डायग्राम बनानी है और लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, यानी कितने बॉन्ड होंगे वो पता चल जाएगा। और उसके बाद बताना है कि डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। बता नहीं सकते क्या? है कि नहीं? ये तुमको आना चाहिए। समझ में आया? अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड्स के कुछ पैरामीटर्स हम देखने वाले। ठीक है, क्या होता है? तो कुछ पैरामीटर्स जब हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स, जब पता चलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली में कितना स्ट्रांग होता है। वैसे तो आयनिक से कम स्ट्रांग होता है, वीक रहता है आयनिक से, लेकिन ठीक है, लेकिन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक नहीं? जैसे नहीं, रन तो बहुत हंसोगी। और ये भी देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कितना होता है बॉन्ड के बीच में, एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है जब बॉन्ड बनेगा तो, और उसका शेप क्या होगा। समझ में आया? कुछ नहीं, अभी जो पढ़े वही सब है। सबसे पहला क्या है? बॉन्ड एंगल। क्या है? बॉन्ड एंगल। क्या है बॉन्ड एंगल? देखो, तुमको बॉन्ड एंगल बताया था ना, sp3 sp2 पढ़ा था ना तुम लोगों ने? क्या पढ़ा था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने का बॉन्ड एंगल होता है? अच्छा बताओ, sp2 में कितने का बॉन्ड एंगल होता है? sp में कितने का होता है? sp में, sp कोई एटम अगर हाइब्रिडाइजेशन करता है, कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं? तो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? sp कितना एंगल बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन में? ठीक है, बॉन्ड एंगल कितने का रहता है? वन एटी। लीनियर बनाता है ना, कैसा रहता है? 180, है कि नहीं? sp में, sp2 sp3 में बॉन्ड एंगल बताया था 109.28, है ना? sp2 में 120। ऑक्टाहेड्रल शेप जो था उसमें तुमको बताया था कि जो बॉन्ड एंगल था वो कितने का था? 90 डिग्री का, है कि नहीं? तुमको याद रखना, ये मैं याद रखूंगी। तो बार बार बोला जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है जाके पढ़ो, बाद में रोगे तुम, फिर मारूंगी, फिर मैं नहीं तुम्हारे दो। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि तुमको पहले ही बहुत चेतावनी दे दी गई है, पढ़ के जाके पढ़ो। तुम्हारी परेशानियाँ मुझे पता है कि क्या आने वाली है कि नहीं? लेकिन तुमको नहीं पता है तो भी तुम गधे जैसे काम करते रहते हो, बेवकूफ़ कहीं के। तो 10वीं बिल्कुल समझने की बिल्कुल भूल मत करना। 10वीं पढ़ाया था तभी बताया था, 4 गुना मेहनत कब लगेगी? सिर्फ 11वीं 12वीं में। ये नीट छोड़ दो, तो 8 गुना लगेगी। समझे? समझ में आया? लेकिन हम नहीं समझेंगे।
देखो फिर मेरे को ना बोर हो जाता है, बच्चे आंसर नहीं देते ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर मेरे को बोर होने लगता है ना। कैसी क्लास, कुछ तुम बताओ कुछ मैं बताऊँ तो मज़ा आती ना, है कि नहीं। सब सिर्फ मैं ही बताऊँ, वैसे तो मैं बताने ही आती हूँ कि मैंने जो कल पढ़ा है वो तुम अगर मुझे आज बताओगे तो ही ना मुझे इंटरेस्ट आएगा, है कि नहीं। और जो मैंने कल पढ़ा है जो तुम पढ़ के आओगे तभी ना तुमको इंटरेस्ट आएगा, है कि नहीं। आगे का मैं जो पढ़ाऊँगी वो तुमको समझेगा, है ना। तो समझेगा ही नहीं तो तुम बस बोलोगे किसी भी चीज़ में मैं बोलूँ sp जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड एंगल रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 का रहता है, तो NH3 मॉलिक्यूल का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल रहता है, तुम बोलोगे बोलोगे क्या, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच के जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं हम, बॉन्डिंग एंगल। एग्जाम्पल देखो दिया है इसमें, जैसे OHH, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एक्चुअली में OHH हम समझते हैं ऐसा है, लेकिन ऐसा रहता है क्या, नहीं। यहाँ लोन पेयर होने के कारण जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, इसको कहाँ धकेल देता है, के कारण ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। और इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, कितना हो जाता है 104 डिग्री 20 है। तो ये जो है ये ऑर्बिटल्स के बीच का क्या है, एंगल, तो हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल क्या नहीं, जैसे O का ऑर्बिटल होगा और H का ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी एक O का होगा, यहाँ पे भी एक H का होगा, ठीक है। दोनों क्या कंटेन करके रख रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके रख रहे हैं जो एक दूसरे से क्या है, बॉन्डिंग है। इनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑफ एंगल, समझ में आया, ठीक है। और बॉन्ड एंगल से क्या पता चलता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम। इस एंगल से ही पता चला ना कि एटम का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, है कि नहीं। और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप भी पता चलता है। देखो यहाँ NH3 का भी बताया है, होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है इसके कारण ये और नीचे क्या हो जाता है, थोड़ा दब जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ 107 चाहिए था, ठीक है, सॉरी तो 9 109 डिग्री 28 सेकेंड, वो कितना जाता है 107 डिग्री, ठीक है। आगे BF3, इनके बीच का एंगल बताया कि कितना रहता है 120 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। आगे बता रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी, तुमको पढ़ा चुका है एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी पढ़ाया था ना तुमको लेसन के शुरुआत में। चलो बताओ बच्चों, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, NaCl के इसमें बताया था ना, थोड़ा हिंट देती हूँ, NaCl के इसमें तुमको बताया था कि बॉन्ड के बारे में ही कुछ बताया था, लंबा ऑक्टेट रूल पढ़ाया था तुमको, है ना। क्या होता है, रिलेशन चालू और आगे का भूल गए, हाँ। तो क्या होता है बॉन्ड एंड लैटिस एंथैल्पी, बताया था कि Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हमको बॉन्ड तोड़ना है तो उतनी एनर्जी उस बॉन्ड को क्या करते हैं, देते हैं। तो एक मोल कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसके बीच का अगर हमको बॉन्ड तोड़ना है तो हम जितनी एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लैटिस एनर्जी, क्या कहते हैं, लैटिस। वही है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या, लैटिस एंथैल्पी पढ़ा ना, वही बॉन्ड एंथैल्पी है कि अगर कोई एक मोल मॉलिक्यूल है उसके बीच का तुमको बॉन्ड क्या करना है, तोड़ना है,
तो जितनी एनर्जी तुम दोगे बॉन्ड को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आया? को लिखा भी है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा तो। ये भी बताया था कि NaCl जो बन रहा है वो गैसेस स्टेट में बनता है, फिर NaCl जो गैसियस में वो किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। गैसियस वाला NaCl जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। बताया था कि नहीं? तो याद है, तुमको याद नहीं है क्योंकि मेरे को इतना पढ़ना पड़ता है, तुमको तो बस अपने ही क्लास का पढ़ना है। और भूलना किसको चाहिए, लेकिन तुम क्यों भूल जाते फिर? कि हम रिवीजन नहीं करते इसलिए हम भूलते हैं। भूलने का मुख्य कारण क्या है, हमको समझ में नहीं आता इसलिए हम नहीं भूलते। हमको समझ में आ जाता है, हम उसको दोबारा रिवाइज नहीं करते इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको भूल जाते। हमारा ही कोई दोस्त है 5वीं 6वीं का, उसको तुमने बार बार नहीं देखा, अब भी देखोगे तो पहचान पाओगे क्या? भूल जाते हो। उसका चेहरा तुमने बार बार देखा क्या, रिवाइज किया क्या? ये रिवीजन की खासियत है। तो तुमको अपना दोस्त बनाना है, ठीक है? तो फिर जब पेपर में वो दुश्मनी देने पे उतारू हो गया, ठीक है, तो तुम किस, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है? पता नहीं कहाँ के रहोगे, मुझे नहीं पता है। समझ में आया? पता नहीं, जानते बूझते हुए अपना फ्यूचर तुम क्यों खराब करते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता, ठीक है? यहाँ हर एक पॉइंट, ये तो कम है, 12th में तो और ऐसा है, आज पढ़ाऊंगी, ठीक है, फिर दूसरा लेसन चालू करूंगी, दूसरा लेसन, एक लेसन तो 15 दिन में होगा, दूसरा लेसन चालू होगा तो फिर पहले लेसन का कुछ ना कुछ टॉपिक आएगा, ठीक है? समझ में आया? रिवाइज करना है, ठीक है? मजाक में मत लो, से बोलती हूँ तुमको, बिना फालतू के काम रहते, इधर इसका बर्थडे मनाएंगे, उससे पार्टी लेंगे, ये यही टाइम है तुम्हारा, समझे? बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। के पास कोई काम धंधा नहीं रहता, वो यही करते हैं, और फिर बाद में उनकी कोई खबर नहीं लेता है। नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, ठीक है? तो कोई भी सोचेंगे ना, मैं भी ये सोचूंगी गधे बेवकूफ़ी, कभी बर्थडे मनाते रहते खाली फुकट, ठीक है? तो बॉन्ड एंथैल्पी समझे तुमको, ठीक है? सोचोगे कि ये तो हमारे को क्या कर रहे हैं, पूरे से हमारा जो बॉन्ड है उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी देके, है कि नहीं? बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं, उसके लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा, तुम जैसे तुम हो और किसी दूसरे का जो बॉन्ड है उसके अंदर मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या डालूंगी, एनर्जी। यानी अभी जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी क्या है, एनर्जी है, और इस एनर्जी के कारण तुम्हारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है? उसी को मैं क्या बोलूँगी, बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छी बात है ना, मस्त समझे, ठीक है? और लेकिन लेकिन जो दो एटम्स है वो कैसे होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होंगे, तो तुम एनर्जी देके क्या करोगे, उनके बीच का बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है? लेकिन तुम गैसियस स्टेट में नहीं हो, तुम सॉलिड हो कि नहीं, है कि नहीं? लहराते रहते कि इधर आधे पार्टिकल तुम्हारे चमक वगैरह हैं, उधर आइंस्टाइन वगैरह इधर से उधर लहरा रहे, ऐसा होता है क्या? एक एक सेल ऐसे वैसे लहरा रहे हैं, अभी इधर है, थोड़ी देर में उधर वर्धमान नगर के पास पहुंच जाओगे लहराते हुए, ऐसा होता है क्या? कि तुम क्या हो, सॉलिड हो, तो तुम्हारे ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, ठीक है? अगर एटम्स कौन से स्टेट में रहे, गैसियस स्टेट में रहे तो बॉन्ड तोड़ सकते, ठीक है? और बॉन्ड एंथैल्पी का देखो यूनिट क्या है, के किलो जूल पर मोल, ठीक है? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल ही क्यों है, ठीक है? 1 मोल 2 मोल 3 मोल जो भी सब्सटेंस है उसको जितनी भी एनर्जी देके तुम तोड़ोगे उसको किस में गिलोगे, किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए जितना जूल लगा तुमको एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल होता है कि नहीं, भूल गए क्या? फिजिक्स है तुमको अभी भी, ठीक है? मैं पढ़ाती नहीं हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूँ। आप देखो, हाँ, मेडिकल कौन करवाता है तुम्हारे केमिस्ट्री, कोई दूसरे सर टीचर बुलाते क्या बाहर से, आके न्यूमेरिकल करवा दो करके, ऐसा बोलते क्या? जो न्यूमेरिकल करते हो क्या है, मैथमेटिक्स ही है कि नहीं? तो तुमको मैथ्स इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ है, समझे? तो पढ़ाते ही क्यों,
ऐसा भैया को मत बोलना, तो बहुत मारूंगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक पता है डायटॉमिक क्या होते हैं, दो एटम से बने हुए, ठीक है, उनको उनकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है इससे मैं बॉन्ड एंथैल्पी, डिसोसिएशन एनर्जी यानी क्या, डिसोसिएट होने की क्या होती है, पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएट होना यानी अलग होना, ठीक है, यानी डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी दोनों डायटॉमिक मॉलिक्यूल के कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। हाँ, और आगे देखो क्या बोल रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। देखो दो दो तीन तीन डेफिनेशन दे दी है बॉन्ड एंथैल्पी की, ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा, और उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी हमको ज़्यादा लगेगी, ठीक है। देखो इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स कैसे हैं, अलग अलग है और ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे में जो बॉन्ड एंथैल्पी और डिसोसिएशन एनर्जी दोनों सेम नहीं रहती, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंथैल्पी और डिसोसिएशन एनर्जी दोनों कैसी रहती है, सेम। पॉली में रहती है क्या, नहीं, ठीक है। और देखो एग्जांपल भी दिया है, वाटर का डिसोसिएशन एनर्जी दिया है, ठीक है, और OH का डिसोसिएशन है, ठीक है, समझ में आया। डेल्टा H2 यानी H2 हाइड्रोजन नहीं है, डेल्टा H1 यानी ये, और डेल्टा H2 यानी ऐसा। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो डिसोसिएशन एनर्जी, ए भाई इधर ध्यान दो, मैं क्या खुद को पढ़ा रही हूँ क्या, या फिर मेरे को जानने की ज़रूरत है, या फिर तुमको जानने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पे रीज़न बताया है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग क्यों है, ठीक है। सपोज देखो इसका H2O, जब ये क्या होगा, डिसोसिएट हो गया ना, टूटेगा, H प्लस OH डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएशन एनर्जी पहले कितनी है, 5 to 0। अब इसके अंदर ये दोनों फिर से बॉन्डेड है कि नहीं, ये फिर से टूटेंगे, वो अलग होगा और H अलग होगा, दूसरी बार जब टूटेंगे तो फिर उसकी एनर्जी कितनी लगेगी, 427, ठीक है, दो बार लग रही है H1 और ये H2, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, जो दोनों समय जो है, दोनों समय तो H और OH के ही बॉन्ड टूट रहे थे कि नहीं, देखो ये H2O यानी क्या है, HOH है कि नहीं बताओ, दोनों समय एक ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, ये HOH है, पहले भी H और O के बीच का ही बॉन्ड टूट रहा था, है कि नहीं, H और किसके बीच का, O के बीच का, H और O, H तो बेचारा ये वाला साइड में, इसका कोई काम है क्या, ये कहेंगे साइड में, पहले इसमें जब बॉन्ड टूट रहा था तो कितनी एनर्जी लगी थी, 5 जूल, दूसरी बार भी O और H के बीच का ही टूट रहा है कि नहीं, लेकिन दूसरी बार कितना लग रहा है, 27, बॉन्ड दो ही सेम एटम के बीच का टूट रहा है, लेकिन एनर्जी दोनों में कैसे लग रही है, अलग अलग लग रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या हो जा रहा है, चेंज। पहले ये जो H और OH के बीच में जो बॉन्ड था, और O के साइड में क्या था, एक और H, इन्वायरमेंट कैसा था, थोड़ा अलग। दूसरे बार क्या हुआ, O और H के बीच में सिर्फ वही दोनों, आजू बाजू कोई है क्या, इन्वायरमेंट आजू बाजू कुछ लगा हुआ है क्या इनसे, नहीं। अभी एनर्जी कैसी लगी, कम, पहले कैसी लगी, ज़्यादा, यानी जो डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, समझ में। बॉन्ड एंथैल्पी ऐसा कुछ है क्या, नहीं, समझ में। इसीलिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी कैसे रहते हैं, अलग अलग, और डायटॉमिक में कैसे रहते हैं, सेम, ठीक है। तो यहीं पे बोल रहा है द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ डेल्टा वी बताया ना तुमको, इंक्रीजेस second OH bond undergo some change indicate that the second OH bond undergo some change because of change chemical environment, क्योंकि उसके आजू बाजू का इन्वायरमेंट क्या हो गया, चेंज, इसीलिए दूसरी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कैसी आई है, अलग आई है, ठीक है।
और बोल रहा है इसीलिए हमको अलग अलग प्रकार की एनर्जी लगेगी अलग अलग मॉलिक्यूल के OH बॉन्ड को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। सपोज ये C2H5OH, इसके बीच में अगर O और H का बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो हमको एनर्जी कैसे लगेगी, अलग, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट कैसा है, अलग है। वाटर के बीच के O और H को तोड़ना है तो एनर्जी कैसे लगेगी, अलग, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा है, अलग। समझ में आया, समझ में आया। इसलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी नाम का टर्म आता है, ठीक है। यानी पूरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना भी लगेगा, एक को तोड़ने के लिए दो को, सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस इसका क्या लेना पड़ता है हमको, एवरेज। जबकि डायटॉमिक में एवरेज लेंगे क्या, उसमें तो दो ही एटम है, दोनों को तोड़ दो, जितना भी डिसोसिएशन जितना लगेगा उतना। जबकि पॉलीएटॉमिक में अलग अलग के बॉन्ड को, अलग अलग एटम के बॉन्ड जब टूटेंगे तो अलग अलग की डिसोसिएशन एनर्जी कैसी रहेगी, अलग। उन सबका एवरेज करो तो क्या होगी, वो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, है कि नहीं। इसलिए पॉलीएटॉमिक में बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी रहती है, अलग, और डायटॉमिक में कैसी रहती है, सेम, क्योंकि उसमें एवरेज लेने की ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं। समझ में, देखो यहाँ पे बोला है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ सक्सेसिव बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एग्जांपल देके समझाती हूँ, देखो सपोज कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 ही ले लो, एक H और एक H, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, तो डिसोसिएशन एनर्जी कॉमन लगेगी, जितनी भी लगेगी एक ही बार लगेगी जो भी, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी जो भी लगेगी वही हमारी क्या रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी, क्या रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी। एक ही बार बॉन्ड टूट रहा है ना, क्योंकि दो एटम के बीच में सिर्फ कितना बॉन्ड है। जबकि पॉली एटॉमिक में सोचो C2H5OH, बहुत सारे हैं, दो है, 1 2 3 4 5 और ये OH, ऐसा होता है ना। इसमें अगर हमको बॉन्ड तोड़ना है तो सोचो कितने सारे का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ो, 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 है कि नहीं, और ये भी तोड़ो, पूरा तोड़ना पड़ेगा ना। इतने सारे बॉन्ड टूट रहे हैं, है कि नहीं। इतने सारे बॉन्ड में किसको बॉन्ड एंथैल्पी दोगे तुम, तो क्या करना पड़ेगा, जितनी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है सबका क्या करना पड़ेगा, तुमको सम करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय जो भी है उससे क्या निकालोगे तुम, उसका एवरेज, वही तुम्हारा क्या रहेगा, बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगी, है कि नहीं। यही बोला है, देखो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ये क्या होगा, सम ऑफ सक्सेसिव बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हर एक के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी उसको सबको प्लस करके तुम डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगी, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। जबकि इसमें कोई ऐसा था क्या, एक ही बॉन्ड था, उसको तोड़ने के लिए जितनी डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी उसको ही हम क्या कह सकते थे, बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे बॉन्ड इतने सारे हैं, इन सबको तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी वो कैसी कैसी लगेगी, अलग अलग लगेगी। उन सबको सम करके जो एवरेज निकालोगे वो तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आया, समझ में आया सबको, ठीक है। अभी बॉन्ड लेंथ, ये भी बताने की जरूरत है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसकी क्या है, लेंथ, तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम इज अ मॉलिक्यूल। इक्विलिब्रियम, जब दो एटम कैसे हो, मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम हो कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम पे स्टेबल रहेंगे, तो दो न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे, यहाँ वर्ड इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट लिखोगे क्या, नहीं, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, बराबर का डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों न्यूक्लियस से एक से ज़्यादा और एक से कम, ऐसा है क्या, दोनों से कैसा है, इक्विलिब्रियम पे, बराबर पे है, ऐसे लेंथ को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये किससे मेजर करते हैं, देखो एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, वो तुमको अभी नहीं है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ एटम, ठीक है। और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, कितने ज़्यादा बॉन्ड है, ठीक है। इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा अगर एटम की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, तो बॉन्ड एटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर तुम लोग बॉन्ड ज़्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज, और एटम बड़े बड़े तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। समझ में आया, ठीक है।
और किस में मेज़र करते हैं उसको? पिकोमीटर में, ठीक है। छोटा लेंथ है इसलिए किस में मेज़र करते हैं? पिकोमीटर, या फिर एमस्ट्रॉम में भी मेज़र करते हैं। एमस्ट्रॉम पढ़ा है ना? कैसा दिखाते हैं एमस्ट्रॉम, पता है? 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 to the power minus 10 मीटर। हाँ, 10 to the power 10 मीटर। हाँ, माइनस 10, ठीक है। तो एक एमस्ट्रॉम, ठीक है, यानी इतने मीटर। कौन बड़ा हुआ बताओ? इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ बताओ? एमस्ट्रॉम बड़ा है कि मीटर? मीटर होता है ना, तो 10 to the power minus 10 मीटर होता है ना। इक्वल तो इसको बोलेंगे, 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इक्वल बोलेंगे ना, है कि नहीं? यहाँ बोल रहे 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 एमस्ट्रॉम। एक एमस्ट्रॉम यानी इतने कम मीटर होंगे, 10 to the power minus 10 मीटर, कितना कम, यानी मीटर कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा गधो। इसको उल्टा करके रखो ना, इधर इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 to the power 10 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर यानी इतने एमस्ट्रॉम हो रहे हैं। बड़ा कौन? मीटर बड़ा ना गधो। माइनस आ रहा है यानी ये कैसा होगा? छोटा होगा। यहाँ प्लस आ रहा है यानी इतने एमस्ट्रॉम लग गए 1 मीटर को बनाने के लिए। बोलते ना, मैं तो तेरा डबल हूँ, तो ये कितना बोलेगा मीटर एमस्ट्रॉम को? भूल जा, मेरे पास भी मत आ। बाप क्या दादा परदादा पूर्वज हूँ मैं तेरा, ये बोलेगा। समझ में आया? कदे कहीं के इतना भी नहीं पता। हाँ, ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना, तो एटम कैसे आएंगे? नज़दीक। ये 3 बार एक से खींच, 3 एटम 2 न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं? 3 बॉन्ड है बीच में, ठीक है, और 3 बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में, यानी न्यूक्लियस क्या होंगे? पास में आएंगे ना। ठीक है? एक बॉन्ड रहता तो एक ही बॉन्ड है ना, कितना खींच पाएंगे, लेकिन कितने हैं? 3, 2 है, एक से तो ज़्यादा है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर, ये तो तुमको जब भी पढ़ाया, वही डेफिनेशन है, देखो। इट इज़ द इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल। 2 एटम्स के बीच में जितना बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंड। जैसे C और C के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। 4 है तो 10 है तो, समझ में आया? जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब मैं तुमको ऐसा डायग्राम बना दूंगी, और पूछो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? होंगे, समझ में आया? जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और बोल रहा है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा यानी नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होंगे? बढ़ेंगे, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कैसी हो जाएगी? ज़्यादा, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा। समझ में आया? आगे देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल तुमको पढ़ाया था, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम में ही छुपा है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हीलियम, ठीक है, हीलियम और Li प्लस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी दोनों का इलेक्ट्रॉन्स कैसे दोनों में सेम है। ये सब मॉलिक्यूल्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी हर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? तो क्या बोल रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसा रहता है इनका? सेम, यानी बॉन्ड जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कैसे रहेंगे? इसमें सेम रहेंगे। समझ में आया? ठीक है। देखो जैसे N2, N और N में कितने बॉन्ड रहते हैं? 3। तो C और O में भी कितने रहेंगे? 3। और NO प्लस N और O के बीच में भी कितने रहेंगे? 3। समझ में आया?